नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम भगदड़ पर चर्चा करेंगे। जब भी कहीं पर भगदड़ की घटना होती है, तो कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कई लोगों को जीवन भर ना ठीक होने वाली चोटें लग जाती हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि भगदड़ की पिछली घटनाओं को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भगदड़ की कोई भी घटना ना तो पहली होती है, यानी ऐसा नहीं होता है कि भगदड़ की उस घटना विशेष से पहले भगदड़ की कोई घटना ना हो चुकी हो, और इसी तरह भगदड़ की कोई भी घटना आखिरी नहीं होती। यानी भले ही भगदड़ की कोई घटना विशेष होने पर बहुत से लोगों को जिम्मेदार ठहराकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और कुछ सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएं, लेकिन फिर भी इसकी संभावना बनी रहती है कि भविष्य में भी भगदड़ की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा क्यों है? होता यह है कि हम जब भी किसी भगदड़ की घटना के बारे में सुनते हैं, तो तुरंत सरकार, प्रशासन, पुलिस या आयोजकों को दोष देना शुरू कर देते हैं। इसको लेकर जांच भी की जाती है और कानूनी कार्यवाही भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी भगदड़ की घटनाएं पूरी तरह से रुक नहीं पाती। क्यों? वास्तव में यह मान लेना आसान होता है कि व्यवस्था में चूक हुई है, सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी या भीड़ नियंत्रण के उपाय कमजोर थे। परंतु क्या हम एक बार भी यह सोचते हैं कि खुद जनता की क्या भूमिका थी? क्या भगदड़ की घटनाओं के लिए जनता की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती? क्या जनता पूरी तरह से निर्दोष होती है? क्या हम नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रहे थे? क्या केवल प्रशासन या पुलिस ही भगदड़ के लिए दोषी होते हैं या जनता भी जिम्मेदार होती है? वास्तव में भगदड़ की घटनाओं में यह आम सोच रहती है कि जनता पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन सच्चाई यह है कि जनता पूरी तरह से निर्दोष नहीं होती। हम अधिक भीड़-भाड़ वाली जगहों पर उन्मादी होकर जाते ही क्यों हैं? हम अपनी समझदारी और विवेक क्यों खो देते हैं? अगर कहीं पर लगभग 100 या 500 लोगों की भीड़ हो चुकी होती है, तो हम 101वां या 501वां व्यक्ति बनकर भी क्यों निश्चिंत रहते हैं और यह क्यों सोचते हैं कि अकेले मेरे आ जाने से क्या हो जाएगा, या जहां 100 या 500 लोग हैं वहां एक और ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। हम भगदड़ की पिछली घटनाओं से सीख क्यों नहीं लेते और ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचते क्यों नहीं हैं? या अगर वहां पहले से पहुंच चुके हैं, तो भीड़ बढ़ने पर वापस क्यों नहीं लौट जाते? वास्तव में भगदड़ की घटनाओं में जनता पूरी तरह से निर्दोष नहीं होती, क्योंकि भीड़ में अधिकांश लोग सामान्य से अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस बदलाव पर ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर जब व्यक्ति अकेला होता है, तो वह सोच विचार कर और सही गलत के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन जब वही व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बन जाता है, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और भावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं और वह समूह या भीड़ के प्रभाव में बदल जाती हैं, जिससे वह भीड़ एक सामूहिक व्यक्ति के रूप में काम करने लगती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है और भीड़ की पहचान में समा जाता है, तो उसका मैं यानी खुद सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और उस पर हम यानी भीड़ की मानसिकता हावी हो जाती है। इससे व्यक्ति ऐसे काम कर बैठता है जो वह अकेले कभी नहीं करता, जैसे धक्का मुक्की, शोर मचाना, तोड़ फोड़ या भगदड़ में भागना। इंसान सामाजिक प्राणी है और अनिश्चितता के समय खुद आराम से सोच विचार कर निर्णय लेने की बजाय अधिकांशतः वह दूसरों को देखकर निर्णय लेता है। अगर कोई एक व्यक्ति भागता है, तो उसके पीछे बाकी भी भागने लगते हैं, बिना वजह जाने। भगदड़ में यह सबसे खतरनाक होता है। अफवाह और घबराहट के कारण जब लोगों को लगता है कि कोई खतरा है, जैसे आग, करंट आदि, तो उनमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वे केवल अपनी जान बचाने की प्रवृत्ति यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से प्रेरित होकर दौड़ते हैं, दूसरों को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि इस तरह की अफवाहों का असर जल्दी होता है। जैसे ही कोई चिल्लाता है, भागो, आग लग गई, गेट बंद हो रहा है, लोग बिना इस बात की सच्चाई जाने उसके अनुसार काम करने यानी भागने लगते हैं, जिससे अफवाहें और तेजी से फैलती हैं और दहशत की लहर पैदा कर देती हैं। वास्तव में भीड़ में सामाजिक अनुकरण यानी सोशल इमिटेशन की भावना काम करती है। जब भीड़ में लोग एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं, तो दूसरों पर दबाव बनता है कि वे भी वैसा ही करें। अगर एक समूह धक्का दे रहा है, तो दूसरा समूह भी धक्का देने लगता है
ताकि पीछे न छूटे। लोग सोचते हैं कि अगर सब जा रहे हैं तो मैं भी क्यों न जाऊं। इस तरह भगदड़ की घटनाओं में भले ही यह सोच हो कि जनता निर्दोष है, लेकिन जनता पूरी तरह से निर्दोष नहीं होती। लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय दूसरों को दोष देना आसान समझते हैं। अक्सर यही भगदड़ की घटनाओं में होता है। भगदड़ की हर घटना के लिए सरकार, प्रशासन, पुलिस और आयोजकों को दोष दिया जाता है, लेकिन लोग अपनी गलतियों की ओर देखते तक नहीं हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भगदड़ की घटनाओं में प्रशासन, पुलिस या आयोजकों की लापरवाही नहीं हो सकती है और वे पूरी तरह से निर्दोष ही होते हैं। लेकिन एक बार सोचिए, अगर कहीं किसी आयोजन के लिए 1, 2 या 10,000 पुलिस वालों और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हो, लेकिन वहां 1, 2 या 5 लाख या 10 लाख लोग बिना सोचे समझे आ जाएं, तो वहां पर वह 10,000 पुलिस वाले भी क्या व्यवस्था बनाए रख सकेंगे? जाहिर है अव्यवस्था ही फैलेगी। क्या यह अक्लमंदी है कि अपनी और अपने परिवार वालों की जिंदगी केवल कर्मचारियों और व्यवस्था के भरोसे छोड़ दी जाए और भगदड़ जैसी घटनाएं होने पर उन्हीं कर्मचारियों और व्यवस्था को कोसकर आंसू बहाए जाएं? वास्तव में अगर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ना छोड़ें और हमेशा सोच समझकर ही किसी आयोजन में जाएं और आयोजन के दौरान भी अपनी समझदारी बनाए रखें, तो भगदड़ की घटना में उन्हें दुख ना उठाना पड़े। आयोजन में अफवाहों पर बिना सोचे समझे भरोसा न करें। भीड़ की मानसिकता के अनुसार बिना सोचे समझे कोई काम जैसे भागना, दौड़ना, चिल्लाना आदि ना करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपको लगे कि आयोजन में ज़्यादा भीड़ हो गई है तो वहां जाए ही नहीं, और अगर वहां पहले से ही पहुंच चुके हैं तो वापस लौट जाएं और इस मानसिकता को छोड़ दें कि अकेले मेरे आ जाने से क्या हो जाएगा, या जहां इतनी भीड़ है वहां एक और ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। क्योंकि ऐसा सोचने के कारण ही भीड़ बढ़ती है। अगर हम इन बातों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो ना पुलिस कुछ कर सकेगी, ना सरकार, ना कोई तकनीक, और फिर हर भगदड़ के बाद हम केवल आंसू बहाएंगे, सरकार, प्रशासन, पुलिस या अन्य लोगों को कोसेंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे, जुलूस निकालेंगे और अगली भगदड़ का इंतजार करेंगे। इसलिए याद रखिए कि कोई भी आयोजन, समारोह या जहां भीड़ भाड़ हो, वह हमारी और हमारे परिवार वालों की जिंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।